नमस्कार एस्पिरेंट्स, मैं हूं जितिन भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं एक और स्पेशल क्विक रिवीजन वीडियो में। आज हम करने वाले हैं ऐसे ही टॉपिक का डिस्कशन जो कि है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जहां पर हम डिस्कस करेंगे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ को। पर क्यों यही तीन ऑर्गेनाइजेशन को हम क्यों डिस्कस करने वाले हैं, इस पे आएंगे, लेकिन उससे पहले इन क्वेश्चंस को देखिए। 2020 में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पर ट्रिम्स नाम की एक चीज पे क्वेश्चन आता है। अब ये क्या है? ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्रीमेंट। रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये 2022 का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में से है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि सर हम इन तीनों को ही क्यों पढ़ेंगे? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए तो दो तरह की यूपीएससी के पेपर में आती है। पहला होता है वो जो आपके करंट अफेयर्स की हैं। अब इनको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ये आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर में ही कर सकते हैं। वो छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी ना किसी तरह से करंट अफेयर में रही हैं, उनको आपको अलग से प्रिपेयर करना है। उसके ऊपर वीडियोस काफी पड़े हैं इस चैनल पर। लेकिन अगर आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए सर कि मुझे स्टैटिक पार्ट बता दो जहां से पक्के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो है आपके डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। पिछले यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम्स में, राइट, पिछले अगर मैं 10-12 साल की बात करूं तो सिर्फ इन तीन टॉपिक से 20 से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। है ना तारीफ? सिर्फ तीन टॉपिक से, सिर्फ तीन, 20 से ज्यादा क्वेश्चंस आए। तो इस वजह से आज हम इस क्विक रिवीजन में कोशिश करेंगे कि 30 मिनट के अंदर अंदर हम इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से समझ लें। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है वो है आपका कंपैरिजन बिटवीन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। तो दोनों के बीच में फटाफट कंपैरिजन देख लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपको आपके बुरे वक्त में पैसा देता है, वर्ल्ड बैंक आपको डेवलपमेंट के लिए पैसा देता है। ये तो बेसिक से आइडिया है। दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन को ब्रेटन वुड्स, एक जगह है अमेरिका में, यूएस में एक जगह है, वहां पर एक मीटिंग हुई थी और 1944 में इस कॉन्फ्रेंस के बाद इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की बात की गई थी। यहां भी सेम है। तो ये इसका फाउंडेशन है। अगर बात करें मैंडेट की, तो ये लोन देता है कब? जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए तभी, यानी जरूरत पड़ने पर लोन देता है, वरना नहीं देता। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पैसा देता है। वो जैसे बाकी बैंक होते हैं वैसे ही वो भी आपको लोन देता है, राइट। फिर इसका मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए? आईएमएफ का मेंबर बनने के लिए, राइट, ऑल कंट्रीज इररिस्पेक्टिव ऑफ यूएन मेंबरशिप, यूएन मेंबरशिप है नहीं है, आप आईएमएफ के मेंबर बन सकते हो। लेकिन वर्ल्ड बैंक से अगर लोन चाहिए तो पहले आईएमएफ का मेंबर बनना जरूरी है, यानी आपको अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट बिल्कुल करेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप मिलेगी। डिसीजन मेकिंग, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है, यानी कि हर कंट्री से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है। सभी कंट्रीज के उसमें मेंबर होते हैं। एक गवर्नर और एक ऑल्टरनेटिव गवर्नर हर कंट्री यानी हर मेंबर कंट्री से आता है, इधर भी और इधर भी, राइट। आगे बढ़ते हैं। बाय कन्वेंशन की अगर बात की जाए तो हेड ऑफ द जो होते हैं, तो आईएमएफ का जो हेड होता है वो एक यूरोपियन होगा, महिला पुरुष कोई भी हो सकता है। तो अभी जो है वो है क्रिस्टलिना ग्योर्गिवा। बाय कन्वेंशन ये एक यूएस सिटीजन होता है, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन के हैं, अजय बांगा। नेचर ऑफ लैंडिंग की बात करें, यानी किस तरह से लोन देते हैं, अगर लोन की यहां पे बात की जाए तो ये देते हैं कंडीशनल लोन्स, यानी कि अगर बीओपी क्राइसिस होगा तो पैसा मिलेगा, राइट। कंडीशंस क्या है कि उस कंट्री को अपना फिस्कल डेफिसिट कम करना पड़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम करना पड़ेगा और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी लाने पड़ेंगे, जो इंडिया 1991 में लेकर आई थी, पाकिस्तान कभी भी नहीं लाएगी। अनकंडीशनल लोन्स देता है, यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि ये करना होगा वो करना होगा, नहीं, वर्ल्ड बैंक आपको लोन दे देता है। फिर आता है अगला। अगला है कि इनके पास पैसा कहां से आता है। भाई सबसे बड़ी बात है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आपको पैसा देते हैं, कंट्रीज को पैसा देते हैं, तो उनके पास पैसा कहां से आता है? सबसे पहले तो इनके जो मेंबर्स होते हैं उनका सबका कंट्रीब्यूशन होता है, कोटा उसे कहते हैं। उसके बाद ये बोरोइंग्स करते हैं, और तीसरा बायलेटरल बोरोइंग अरेंजमेंट में, यानी एक दूसरे से पैसा लेकर भी काम चलाया जा सकता है। यहां पर मेंबर कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं और कैपिटल मार्केट से भी वर्ल्ड बैंक पैसा उठाता है और कंट्रीज को देता है। इंडिया का रिलेशनशिप, फाउंडिंग मेंबर है दोनों में ही, आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक, दोनों में ही इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया ने 7 बार आईएमएफ से पैसा लिया है। पिछली बार 1993 से पहले लिया था, यानी 1993 से अब तक हमने पैसा नहीं लिया है आईएमएफ से, और अब आईएमएफ का हमारे ऊपर कोई भी कर्जा बचा हुआ नहीं है। वर्ल्ड बैंक की बात की जाए, क्योंकि ये पैसा ही डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए देता है, तो यहां तो अभी हमने कई बार पैसा लिया और अभी लगभग $27 बिलियन की बोरोइंग चल रही है। अगला, हेडक्वार्टर्स दोनों के वॉशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में है, यूएस में है। मेंबर कंट्रीज 190 है, 189 है। कौन नहीं है? एंडोरा जो है वो आईएमएफ मेंबर है, लेकिन वर्ल्ड बैंक का मेंबर नहीं है। तो अगर यूपीएससी से पूछ ले कि ऑल द मेंबर्स ऑफ आईएमएफ एंड डब्ल्यूटीओ आर सेम, सॉरी वर्ल्ड बैंक आर सेम, गलत हो जाएगा। ये कंपैरेटिव एनालिसिस क्विक रिवीजन में ही आपको ये चीजें बारीकियां पता चल जाती हैं। रिपोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कई बार रिपोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये तो यहां से तो पीवाईक्यू भी पूछा गया 2 बार, 2 टाइम्स, यहां से पीवाईक्यू, इस एक ही बॉक्स में से 2 पीवाईक्यू। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और फिस्कल मॉनिटर। वर्ल्ड बैंक जो है वो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, विमेन बिजनेस एंड लॉ, ग्लोबल फाइनेंस डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है। यहां से पीवाईक्यू आया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि कोटा कैसे होता है, आईएमएफ कोटा, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, बना भी है।
राइट, इनडायरेक्टली बनाए लेकिन बनाए। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि हर नेशन जो भी आईएमएफ का मेंबर होता है उसको एक परसेंटेज शेयर दिया जाता है, वो एक वेटेड एवरेज होता है उस कंट्री की जीडीपी पे और उसके इंटीग्रेशन पे। तो कंट्री की जीडीपी कितनी है, 50% शेयर। ओपननेस कितनी है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना करता है, 30% शेयर। उसकी वेरिएबिलिटी कितनी है, कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत ही ज्यादा खराब वो कंट्री है। और उसके पास रिजर्व्स कितने हैं, इन चारों को मिलाकर एक कोटा बनाया जाता है, उसके हम कहते हैं आईएमएफ कोटा। आईएमएफ कोटा में हर कंट्री को पैसा रखना पड़ता है। 75% पैसा उसकी खुद की करेंसी में होगा, 25% पैसा वो फॉरेन करेंसी में आईएमएफ के पास रखेगा। आईएमएफ इस पैसे का करता क्या है, जब भी किसी कंट्री के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है तो उसी पैसे में से वो पेमेंट कर देता है। डिसाइड्स वोटिंग पावर्स, आपका जो कोटा है वही आपके वोटिंग पावर को डिसाइड करेगा। एसडीआर कितना मिलेगा वो डिसाइड करेगा, और कितना लोन मिलेगा वो भी डिसाइड ये कोटा ही करता है। तो जिसका जितना ज्यादा कोटा होता है उसको उतनी ही ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं। अगर कोटे की रिव्यू की बात करें तो हर 5 साल में ये कोटा जो है वो चेंज होता है। देखिए हर 5 साल में क्वेश्चन चेंज होता है। यहां से यूपीएससी का एक पीवाईक्यू ऑलरेडी पूछा जा चुका है। चेंजेस इन कोटा अप्रूव्ड बाय 85% ऑफ द वोट्स, अगर चेंज करना है तो 85% वोट होने चाहिए। टॉप 10 कंट्रीज में इंडिया है। इंडिया का जो कोटा है वो 2.75% है, सबसे ज्यादा कोटा अमेरिका का होता है। द वोटिंग राइट्स इंडिया के पास है 2.63। एक्सप्लेनेशन, एसडीआर, एसडीआर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट इसको भी देख लेते हैं। एसडीआर क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हम इन्हें कहते हैं। एन इंटरनेशनल रिजर्व इसे कहा जाता है। ये एक असेट है, ये करेंसी नहीं है, एक असेट है, राइट। जैसे मैं कहूं ये पेन एक असेट है, ठीक है, तो अगर मैंने इसको असेट कह दिया तो मैं इससे लेन देन कर सकता हूं, इससे मैं पेमेंट कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन ये पेन करेंसी नहीं है। वैसे ही ये एक रिजर्व असेट है जो आईएमएफ ने खुद ने बनाया है सप्लीमेंट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, कि अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है तो आप एसडीआर में अपना पैसा कन्वर्ट कर लो, उनके पास रख लो। इसलिए इसे पेपर गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट होता है, राइट। ये कोई करेंसी नहीं, गोल्ड सिल्वर नहीं, एक डॉक्यूमेंट है। क्या ये करेंसी है, जी नहीं। एसडीआर एक करेंसी नहीं है, ये नहीं है करेंसी, राइट। ये एक रिजर्व असेट है और कुछ नहीं है, जिससे आप कुछ खरीद या बेच नहीं सकते, राइट। इससे आप नहीं खरीद सकते। ऐसा नहीं कि मैंने एसडीआर लिया और मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने शुरू कर दिए, नहीं, ये सिर्फ पेमेंट में काम आता है। क्या ये कोई क्लेम है, जी नहीं। ये किसी के ऊपर कोई भी तरह की उधारी नहीं है। एसडीआर उधारी नहीं है, ना तो आईएमएफ की कंट्रीज पे, ना ही कंट्रीज की आईएमएफ पे, तो किसी भी तरह का ये क्लेम नहीं है। आगे देखते हैं एसडीआर के बारे में। स्पेशल ड्राइंग राइट्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक बास्केट ऑफ 5 करेंसीज इसमें ली जाती हैं। उन 5 करेंसीज में यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज, राइट, रेनमिनबी जिसे युआन भी कहते हैं, यही यूपीएससी का पीवाईक्यू है। यूपीएससी ने यहीं से पीवाईक्यू पूछा था। जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, ये 5 करेंसीज हैं जो मिलकर ये डिसाइड करती हैं कि एसडीआर की वैल्यू क्या होगी। हर दिन कैलकुलेट होता है, इन कंट्रीज की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है तो ये कैलकुलेट होता रहता है। लेकिन इसको लिखा जाता है यूएस डॉलर में, यानी कि जब भी एसडीआर लिखा जाएगा उसके आगे डॉलर का साइन लगाया जाएगा। एसडीआर क्या होता है, ये पोटेंशियल क्लेम है। पोटेंशियल क्लेम, अगर आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी में पेमेंट नहीं कर सकते, आप किसी दूसरी करेंसी में पेमेंट नहीं कर सकते, तो आप एसडीआर में पेमेंट कर दो। वॉलंटरी एग्रीमेंट होता है कंट्रीज के बीच और करेंसीज एक्सचेंज हो जाती हैं। टोटल एसडीआर अभी कितने हैं दुनिया में, तो वो है अराउंड 660 बिलियन एसडीआर, जिसे अगर आप यूएस डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो 935 बिलियन डॉलर्स हो जाते हैं। ये आईएमएफ बोर्ड ऑफ गवर्नर डिसाइड करता है कि टोटल एसडीआर दुनिया में कितने होंगे। अब इसी को आप 100% मान लो और उसमें से 2.75 इंडिया को एलोकेट कर दो। तो आईएमएफ का कोटा जो है वो डिसाइड करता है कि उन टोटल पैसे में से किसको कितना मिलेगा। इंडिया का कोटा है 2.75, यानी इंडिया को कितने बिलियन एसडीआर मिले, 16 बिलियन एसडीआर इंडिया को मिला हुआ है। कोई भी करेंसी जो है वो एसडीआर में कब इंक्लूड होती है, अभी मैंने आपको दिखाया कि यहां पर 5 करेंसीज इंक्लूडेड है। अगर इंडिया की करेंसी इंक्लूड होना चाहे तो, अगर रुपया भी उसमें इंक्लूड होना चाहे तो इंडिया को 5 टॉप 5 ग्लोबल एक्सपोर्टर्स में आना पड़ेगा। इंडिया भी 10th पोजीशन पे है। चलो ठीक है, 5 साल बाद 10 साल बाद हम आ भी जाएंगे, लेकिन दूसरी चीज नहीं हो पाएगी। इंडिया की जो करेंसी है वो वाइडली एक्सेप्ट नहीं होती इंटरनेशनल पेमेंट में, इवन 1% भी नहीं है, तो यहां पर इंडिया की करेंसी नहीं आएगी। कब रिव्यू होता है, हर 5 साल में रिव्यू होता है। चाइनीज युआन जो है वो 2016 में इंक्लूड हो जाता और यही यूपीएससी ने पूछा था। अब हम आते हैं डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स पे। पहला है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, फिर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज जिसे हम गेट्स बोलते हैं, आईटीए इंफॉर्मेशन ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रिम्स जिसके ऊपर यूपीएससी के क्वेश्चंस भी पूछे, ट्रिम्स और ट्रिप्स दोनों के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चंस आ चुके हैं, और जीआई टैक्स। चलिए इनमें से मैं कुछ ही सिलेक्टेड लूंगा, सारे नहीं लूंगा क्योंकि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है इसके 2 पर्पस हैं। पहला पर्पस ये है कि पूरी दुनिया में एक अच्छे से फेयर मार्केट को बनाया जाए ताकि एग्रीकल्चर ट्रेडिंग हो सके, जो भी जहां भी कुछ भी बेचना चाहता है वो आराम से बेच सके, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दूसरा ये है, राइट, अचीव थ्रू प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन, किस चीज में रिडक्शन करना है, बेसिक सी बात है, प्रोटेक्शन में, टैरिफ्स में, ड्यूटीज में, अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस में हमें रिस्ट्रिक्शंस करने हैं, उनको हटाना है। अब इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं। पहला है मार्केट एक्सेस। तो मार्केट एक्सेस ये कहता है, राइट, कि मार्केट एक्सेस ये कहता है कि सबसे पहले तो जो नॉन टैरिफ्स हैं उनको टैरिफ में बदल दो, कहीं पर भी नॉन टैरिफ्स अगर लगाए जाते हैं उसको टैरिफ्स में बदल दो, राइट, क्वांटिफाई कर दो। दूसरी बात, टैरिफ है तो उसको कम कर दो, और मार्केट एक्सेस
सबको मिनिमम मार्केट एक्सेस मिलना चाहिए। अगर इंडिया की कोई भी सामान अमेरिका जाना चाहता है तो उसको मार्केट एक्सेस मिलना चाहिए। दूसरा होता है डोमेस्टिक सपोर्ट, ये तो आपने काफी सुना होगा। इसमें आते हैं 4 बॉक्सेस, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स। ग्रीन बॉक्स के अंदर जो भी सपोर्ट दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, वो किसी भी तरह से नहीं रोकी जाती। एम्बर बॉक्स जो है उसे कमिटमेंट को रोका जा सकता है क्योंकि वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होती है। ब्लू बॉक्स कोई लिमिट नहीं है उसके अंदर। और डेवलपमेंट बॉक्स जिसमें किसी भी तरह के फार्मर को या एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए अगर सरकार पैसा खर्च करती है तो वो होता है, उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ एम्बर बॉक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, जहां पर इंडिया काफी दिनों से या काफी सालों से लड़ भी रहा है। फिर आता है एसएनडीटी यानी स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। कुछ नहीं करना है, लॉन्गर इंप्लीमेंटेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का सिंपल सा मतलब है जो देश गरीब है उनको अलग से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट बाकी देशों के साथ जैसा नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान से समझिए, ये ट्रीटमेंट बाकी देशों के जैसा नहीं होना चाहिए। दैट्स इट, राइट। सो इंडिया का जो ट्रीटमेंट मिल रहा है डब्ल्यूटीओ से वो थोड़ा लीनियंट होना चाहिए, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए थोड़ा स्ट्रॉन्गर ट्रीटमेंट होना चाहिए। लास्ट वाला जो इसमें पार्ट आता है वो है एक्सपोर्ट सब्सिडीज। रिड्यूस बोथ वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडीज, यानी एक्सपोर्ट्स को प्रमोशन देने के लिए अगर किसी भी तरह से एग्रीकल्चर में सब्सिडी दी जाती है तो उसे कम किया जाए, राइट। कंप्लीट बैन किसी भी चीज के ऊपर नहीं है, ध्यान रखिए, कंप्लीट बैन किसी भी चीज के ऊपर नहीं है। तो ये है आपका एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसके बाद आता है ट्रिप्स, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डब्ल्यूटीओ में। ट्रिप्स का मतलब ये होता है कि जितने भी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो आपका जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, राइट, इट लेज डाउन अ क्राइटेरिया मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर आईपीआर। जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्राइटेरिया लगाया जाता है। सभी डब्ल्यूटीओ मेंबर्स के ऊपर ये एप्लीकेबल है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या क्या कवर होता है? पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, राइट, जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स इसके अंदर आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल डिजाइन इसके अंदर आ जाएगा, लेआउट डिजाइन इसके अंदर आ जाएगा, और ट्रेड सीक्रेट्स भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये सभी के सभी, राइट, क्या माने जाते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपके दिमाग की उपज। व्हेन कैन पेटेंट बी इशूड, कब इशू किया जाता है? 3 क्राइटेरिया है, या तो वो कुछ नई चीज आपने डेवलप करी है, या फिर आपने कोई इंसेंटिव, राइट, स्टेप लिया है उसके अंदर, किसी भी तरह से कुछ अलग बनाया है, राइट। केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल होना चाहिए, यानी कि उसको मास स्केल पर यूज किया जाना चाहिए तभी उसको मिलेगा। अगर आपने कोई कविता लिख दी है, गाना लिख दिया और आप खुद ही गाते हो, खुद ही सुनते हो, खुद ही उसको कंपोज करते हो, उसके लिए क्या पेटेंट, उसके लिए क्या कॉपीराइट? उसको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पे तो लेकर आओ पहले। टाइप्स ऑफ पेटेंट 2 होते हैं, प्रोडक्ट पेटेंट, यहां हम पेटेंट की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम ट्रेडमार्क्स पे आएंगे और बाकी पे भी आएंगे। तो जब पेटेंट मिलता है तो 2 चीजों का मिलता है, यानी आपने जो बनाया वो, या फिर आपने जैसे बनाया, जिस प्रोसेस से आपने बनाया वो। अगर आपको प्रोसेस पेटेंट चाहिए तो कोई और वो प्रोडक्ट बना सकता है, लेकिन उस तरीके से नहीं बना सकता जिस तरीके से आपने बनाया है। कुछ कंपनीज दोनों ले लेती हैं। एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड अंडर ट्रिप्स, एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग। इसका मतलब ये होता है कि अगर पब्लिक वेलफेयर की बात आती है तो सरकारें पेटेंट हुई चीज को भी कॉपी करने की परमिशन दे सकती है, जैसे दवाइयां। फिर आता है ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स क्या होता है? किसी भी तरह का शब्द, फ्रेज, सिंबल, डिजाइन, जैसे नाइकी, लेट्स डू इट, आई एम लविंग इट, मैकडोनल्ड, राइट। तो वर्ड, फ्रेज, सिंबल, डिजाइन, किसी भी तरह का डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट जो कि एक को दूसरे से अलग बनाता है, जैसे ये सिंबल, राइट, ये सिंबल अनअकैडमी का अनअकैडमी को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूशन से अलग बनाता है। ट्रेडमार्क सर्विस मार्क भी हो सकता है, कलेक्टिव मार्क भी हो सकता है। इसका जो पीरियड की वैलिडिटी होती है वो 10 साल की होती है। पेटेंट यूजुअली 20 साल तक मिलता है। फिर आते हैं कॉपीराइट्स पे। कॉपीराइट्स क्या होता है? भाई आपने जो अपने दिमाग से उपज करी है, चाहे फिर वो लिटरेचर हो, ड्रामा हो, म्यूजिक हो, आर्टिस्टिक पेंटिंग्स वगैरह कुछ हो, राइट, सिनेमा हो, फिल्म्स हो, साउंड रिकॉर्डिंग हो, या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, इन सभी को हम मानते हैं कि साहब इसमें अगर आप कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं तो आपको कॉपीराइट मिल जाएगा। रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, द डे यू प्रोड्यूस, जिस दिन बनाओगे उसी दिन कॉपीराइट मिल जाता है। ड्यूरेशन, राइट टू कॉपी होता है, ट्रांसलेट होता है, अडेप्टेशन होता है। तो यानी कि आप उसको कॉपी कर सकते हो, लेकिन आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, हो सकता है पेमेंट भी करना पड़े जिसने बनाया है उसको। 60 साल या उसके भी ऊपर हो सकता है, या तो आर्टिस्ट जब तक जिंदा है तब, और उसके डेथ के 60 साल तक। कॉपीराइट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। इंडस्ट्रियल डिजाइन किसे कहते हैं? 2D 3D फीचर्स हो सकते हैं, किसी भी तरह का पैटर्न्स हो सकता है, लाइंस हो सकती है, कलरिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो एक इंडस्ट्रियल डिजाइन है। ये हमारे डिजाइन एक्ट 2000 के अंडर में प्रोटेक्टेड होता है। ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, किसी भी कंपनी प्रोडक्ट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कमर्शियली वैल्यूएबल बिकॉज इट इज अ सीक्रेट, कमर्शियली वैल्यूएबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी सीक्रेट है कि मैंने अपना मोबाइल फोन कहां रख दिया, मैंने ये बात किसी को नहीं बतानी, ये सीक्रेट हो गया, नहीं, कमर्शियल वायबल होना चाहिए। ओनली टू लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ ही लोगों को वो पता होना चाहिए। रीजनेबल स्टेप्स, उसको सीक्रेट रखने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, तभी उसको ट्रेड सीक्रेट माना जाएगा। फिर आते हैं हम जीआई टैग पर। जीआई टैग क्या होता है भाई? एग्रीकल्चर, नेचुरल या कोई भी मैन्युफैक्चर ऐसी चीज जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे बनती है, राइट, जैसे बीकाजी भुजिया, वो राजस्थान के बीकानेर में बनती है। तिरुपति लड्डू, राइट, कोल्हापुरी चप्पल,
तो ये एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही मिलेगी, जैसे शैम्पेन, राइट, सो इट्स नाइस। एग्जाम्पल दार्जिलिंग टी, कांचीपुरम सिल्क, ये आगरा का पेठा हो गया, लड्डू हो गया, तिरुपति, राइट। 650 से ज़्यादा जीआई टैग्स है इंडिया में। किसमें कवर होता है? ये ट्रिप्स के अंडर कवर होता है। इंडिया का खुद का जीआई टैग कानून भी है जो कि 1999 में आया था, उसमें आप जीआई टैग्स ले सकते हैं, एक बार में 10 साल के लिए मिलेगा, रिन्यू करवा सकते हो। कौन इशू करता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स जो होता है वो इसको इशू करता है, जीआई टैग्स को। फिर आता है ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। एक कंट्री की एक कंपनी जब दूसरी कंपनी या दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करती है तो वो चाहती है कि उसका इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड रहे, उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। उसी चीज को बचाने के लिए कंट्रीज जो होती हैं वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं, राइट, या फैसिलिटेट कर सकती हैं। सिंपल सी बात है। बेसिक सी मतलब है कि इंडिया की कोई कंपनी और विदेश से आई हुई किसी कंपनी के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, राइट, तो वो प्रोटेक्ट किया जाता है। तो उनको नेशनल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, लेकिन कई बार ये नेशनल ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो केसेस होते हैं, फाइलिंग होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, राइट। अगर आप ये चाहते हैं कि ये पीडीएफ, तो ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप इसको पढ़ सकते हैं बाद में, राइट। फिर ये आता है कि ये किस पर्पस के लिए दिया जाता है। ये दिया जाता है प्रोटेक्शन टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हमारे देश में विदेशी जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, उसको बचाने के लिए ये पेमेंट, ये प्रोटेक्शन दिया जाता है। वर्किंग मैकेनिज्म, WTO कहता है एक लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स की साहब एक कंट्री ये तो नहीं कर सकती, इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए वो ये नहीं कर सकती। उसमें एक चीज आती है लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, काफी न्यूज में रहता है। इंडिया ने कुछ साल पहले, राइट, बार बार ये कहा था कि साहब कोई भी कंपनी अगर इंडिया में कुछ बनाएगी तो 30% आपको इंडिया में लेना पड़ेगा प्रोक्योरमेंट। उसके ऊपर काफी बवाल हुआ था। एप्पल जो है, जो आईफोन्स बनाता है, उसमें भी वो भी काफी ज्यादा न्यूज में रहा था इस टेक्नोलॉजी को लेकर, राइट। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन की, आपको इतना तो एक्सपोर्ट ही करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आपको इंडिया को टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी। इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है और वो वायलेट करता है ट्रेड को। अब हम आते हैं, राइट, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, राइट, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिक्वायरमेंट दैट वायलेट द ट्रेड, फ्यू एग्जाम्पशंस इसके अंदर दिए गए हैं। वो जो फ्यू एग्जाम्पशंस हैं टू डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज को ही दिए गए हैं। ये वो डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि बहुत सारी विदेशी कंपनीज जो हैं वो इंडिया में आती हैं। अच्छा, वो इंडिया में आती हैं तो वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी करती हैं। तो इंडिया वाले क्या करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि साहब आप अपनी टेक्नोलॉजी का कुछ पार्ट तो हमें दोगे, राइट, हमें एक्सपोज करोगे। अब बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी को इंडिया के साथ शेयर नहीं करना चाहती। उनको लगता है कि भाई इंडिया से शेयर करेंगे तो शायद ये टेक्नोलॉजी बाहर चली जाएगी, ये एक्सपोज हो जाएगी, या फिर उनके जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो खराब हो जाएंगे। फिर वो अगर मान लीजिए सब कुछ करके वो इन्वेस्टमेंट कर भी लेते हैं तो LCR का मतलब होता है लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप 30%, अगर आप 100 रुपये की कोई चीज़ बनाते हो तो उसमें से 30 रुपये की चीज़ आप इंडिया से ही खरीदोगे, यानी आप अपने इनपुट्स, अपना रॉ मटेरियल आप 30% तो एटलीस्ट इंडिया से खरीदोगे। इसको लेकर भी काफ़ी सारी कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हुआ है। खासकर जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया एप्पल कंप्यूटर्स का भी इसके पीछे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये है आपका ये है आपके सारे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स। तो एक बार मैं आपको फटाफट यहां पे ले चलता हूं। हमने WTO के एग्रीमेंट्स देखे, इससे पहले हमने IMF और वर्ल्ड बैंक को देखा, राइट। तो IMF वर्ल्ड बैंक को हमने एक ही साथ एक ही टेबल में फटाफट रिवाइज कर लिया। जो भी क्वेश्चंस बनते हैं यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। फिर हम आए आपके IMF WTO के। WTO में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कब बना, क्यों बना, ये चीजें यूपीएससी नहीं पूछता, वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट्स के ऊपर पूछता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप इस क्वेश्चन को देखिए, जो मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, विथ रेफरेंस टू ट्रिम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। अब जैसा मैंने डिस्कस किया, अगर आप उससे करने जाएंगे तो ये क्वेश्चन निकल जाएगा। दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, दे आर नॉट कंसर्न्ड विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नॉट कंसर्न्ड, वो सारा का सारा लिखा हुआ ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे है। अब इस पे आ जाइए, तो यहां पर हमने इतने सारे एग्रीमेंट्स देखे, राइट। हमने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ट्रिप्स और GI टैग देखा। ये दोनों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, अगर वो पूछते हैं ये क्या है तो आपको पता होना चाहिए WTO के एग्रीमेंट्स हैं। तो यहां पर हमने वही सारी चीजें देखी। अब WTO में लास्ट चीज जो काफी ज्यादा न्यूज में रहती है वो ये है कि अगर दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड को लेकर किसी भी तरह की कोई भी लड़ाई होती है, राइट, किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो सॉल्व कैसे होगा। सबसे पहला स्टेज नंबर 1, इसे कहते हैं DSM, यानी WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। ये कैसे होता है? स्टेज नंबर 1, कंसल्टेशन बिटवीन द डिस्प्यूटेड पार्टी। दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव को सामने बैठा दिया जाएगा कि भाई आप एक दूसरे से बात करके सहमति से कैसे भी करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, राइट। अगर उसके लिए उनको दिए जाएंगे 60 डेज, कितने दिन उनको दिए जाएंगे? 60 डेज। अगर वो 60 दिनों तक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते तो वो शिफ्ट हो जाएंगे स्टेज नंबर 2 पे। अब एक पैनल, डिस्प्यूट पैनल अपॉइंट किया जाएगा, यानी थर्ड पार्टी आ जाएगी WTO की तरफ से, थर्ड पार्टी आएगी।
उसमें जो भी होगा, मतलब एक कंट्री का फेवर में दिया जाएगा या दूसरे कंट्री के फेवर में डिस्प्यूट का सॉल्यूशन दिया जाएगा, या फिर हो सकता है वो अनरिजॉल्व रहे। कैन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द डिस्प्यूट पैनल। उन्होंने जो भी डिस्प्यूट का रिजल्ट दिया है उसको माने ना माने और नहीं माने तो उसकी अपील की जा सकती है थर्ड स्टेज में, जिसे हम कहते हैं एपिलिएट बॉडी। देखो अपील करेंगे तो एपिलिएट बॉडी में जाएगा, 7 मेंबर एपिलिएट बॉडी होती है। अब यहां पर यूएस जो है वो पूरी कोशिश करता है कि इस बॉडी के मेंबर्स अपॉइंट ना हो पाए, इसी वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। क्वारम ऑफ जजेस, राइट, 3 जजेस का उसमें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो मीटिंग होगी, तभी वो एपिलेट बॉडी होगी। अब वही तो यूएस जो है नहीं चाहता कि हो, क्योंकि डब्ल्यूटीओ में यूएस का बहुत बड़ी हेजेमनी है। अब व्हाट इफ देयर इज नो रेजोल्यूशन, अगर कोई भी तीनों स्टेज में जाने के बाद कोई सोल्यूशन मिला ही नहीं, उन्होंने जो जजमेंट दिया वो पार्टीज ने माना ही नहीं, कंप्लेनेंट पार्टी कैन टेक रिटेलिएटरी एक्शंस, यानी वो चाहे जो कर सकते हैं, इंडिया ने किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगा दिया, ठीक है, इंडिया ने टैरिफ लगा दिया, उस कंट्री ने पूरा का पूरा 3 स्टेजेस में जाके कोशिश करी कि टैरिफ हटा दिया जाए, इंडिया ने नहीं हटाया, तो वो कंट्री भी चाहे तो टैरिफ लगा सकती है। कैन डब्ल्यूटीओ एनफोर्स इट्स ऑर्डर? जी नहीं, कुछ भी ऑर्डर दे दो एनफोर्स तो होगा नहीं। वो एश्योर नहीं कर सकते कि उन्होंने जो भी कहा है वो इन कंट्रीज को मानना ही पड़ेगा, वो उसको मना भी कर सकते हैं। तो तीनों ऑर्गेनाइजेशंस की जो हमने आज बात की, तो तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन में हमें ये चीज देखनी है कि ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पोजिशन, क्योंकि डब्ल्यूटीओ हो या माफ कीजिएगा आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक, वहां कॉम्पोजिशन रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अगर डब्ल्यूटीओ की बात करें तो एग्रीमेंट रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जो कि मैंने अभी आपको एक सैंपल दिखाया भी था। तो इतना ही पढ़ना है, इसी को क्विक रिवीजन कहते हैं, और यही क्विक रिवीजन हमने कोशिश करी है करने की कि 25 to 30 मिनट्स में आपको तीनों की तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए। इस पूरे के पूरे डिस्कशन का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो जतिन सर अनअकैडमी नाम का एक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ग्रुप है, वहां पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चंस या क्वेरीज पूछ सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, एक फोरम है, स्टूडेंट एक दूसरे से वहां पे डिस्कशंस कर सकते हैं, किसी भी तरह का डिस्कशन हो या फिर सिंपल आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब वीडियो को पॉज करके इसको स्कैन कीजिए और उसे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप अभी तक अनअकैडमी के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं और मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स आपको वहां मिलेंगे जो आपको देंगे हाई क्वालिटी टीचिंग। 17,999 इसका ड्यूरेशन है, फ्लैट 50% ऑफ है, कुछ ही दिनों के लिए ऑफर है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे कोई और प्राइस लिखी होगी, राइट, वो उससे ज़्यादा थी, कुछ दिनों का ये ऑफर है प्रीलिम से पहले, तो आप चाहें तो इसे कर सकते हैं सब्सक्राइब। बहुत सारे प्लान्स हैं, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने और 36 महीने, अलग अलग प्राइसेस पर आपको ये सब्सक्रिप्शन प्लान मिल जाएंगे, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंग्लिश बैच समिट 14 मई को स्टार्ट हो चुका है, राइट, हो जाएगा आई मीन, प्रारंभ है हिंदी वाला, आगाज है इंग्लिश वाला और नींव है इंग्लिश वाला। नींव के मैं आपको ज़रूर मिलूंगा वहाँ पे पढ़ाने के लिए, तो आप इनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। और जस्ट ₹1 में आप ज्वाइन कर सकते हैं एक ऐसी प्रीलिम टेस्ट सीरीज जिसे अब तक हजारों बच्चों ने ज्वाइन किया है। जी हाँ, हजारों बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, सिर्फ ₹1 में है, 46 टेस्ट उसमें आपको मिलेंगे। फटाफट आप उन टेस्ट को दीजिए, प्रीलिम से पहले अपने आप को जज कर लीजिए ताकि यूपीएससी आपको जज ना करे। दैट्स ऑल गाइस, इस वीडियो में आज इतना ही। आई होप आपको तीनों इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे ही हमारे वीडियोस और आते रहेंगे, अगले वीडियो के लिए जरूर वेट कीजिएगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने सभी दोस्तों के साथ। थैंक यू एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।